नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है और यह वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य किया गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अनुच्छेद 1 से हमें पता क्या क्या चलता है। तो अनुच्छेद 1 से हमें एक तो भारत का नाम पता चलता है, यानी भारत का नाम क्या, इंडिया अर्थात भारत। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो भारत है और इंडिया है दोनों अलग अलग नाम है। भारत का अंग्रेजी अनुवाद इंडिया नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 1 से हमें पता चलता है शासन का स्वरूप, यानी जो राज्यों का संघ होगा उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। तो सबसे पहला प्रावधान तो यह है कि भारत राज्यों का संघ होगा। कैसा संघ होगा कि भारतीय परिसंघ जो है वो राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हों या राज्य हों, तो वो किसी समझौते के तहत नहीं जुड़े हैं। अगला है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके बाद है, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों में भारत संघ को बांटा गया है। और अंत में है, राज्य स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत एक अखंड क्षेत्र है। अगर बात की जाए भारत में राज्य क्षेत्र की, तो राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। एक तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन्हें शामिल किया जाता है। संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश हैं उन्हें शामिल किया जाता है। इसके अलावा भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र भी राज्य क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 2 की। तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का गठन और नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। तो यहाँ पे हमें दो बातें समझनी है, एक तो गठन और प्रवेश। तो देखिए, गठन का मतलब होता है कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले राज्य नहीं था लेकिन उसे राज्य बनाया गया है, तो वह गठन के अंतर्गत आता है। जबकि प्रवेश का मतलब होता है कोई क्षेत्र जो पहले राज्य तो था लेकिन अब उसे भारत संघ में शामिल किया गया है। तो ये दोनों बातें अलग होती हैं, गठन करना और प्रवेश करना। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, सिक्किम को अनुच्छेद 2A के तहत 35वीं संविधान संशोधन 1974 में भारत में शामिल किया गया था, यानी सहयोगी राज्य बनाया गया था। अब इसे 36वीं संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा देकर 22वां राज्य बनाया गया था। प्रवेश के अन्य उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, दादर नगर हवेली हो गया और पांडिचेरी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले से राज्य तो थे लेकिन बाद में इन्हें भारत संघ में शामिल किया गया था, यानी इनका प्रवेश कराया गया था। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, यानी भारत संघ में जितने भी क्षेत्र या राज्य शामिल हैं उनका पुनर्गठन संसद के द्वारा किया जा सकता है। अब पुनर्गठन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। एक तो नए राज्यों का निर्माण हो गया कि भारत संघ में जितने भी राज्य हैं उनमें से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है संसद विधि बनाकर। इसके अलावा राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसमें वृद्धि और कमी करने का अधिकार भी संसद को है। इसके अलावा राज्यों की सीमा परिवर्तन और राज्यों के नाम परिवर्तन का अधिकार भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को दिया गया है। अब अनुच्छेद 3 के तहत पुनर्गठन किस तरीके से किया जाएगा, तो इसके लिए संविधान संशोधन 5वां 1955 में किया गया था। इसमें बताया गया था कि नए राज्यों के पुनर्गठन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन या वृद्धि के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। इसके अलावा इस परिवर्तन से जो राज्य प्रभावित हो रहा है उसकी राय तो ली जाएगी लेकिन राय मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। हाँ, ये चीज़ और है कि यूनियन टेरिटरी की राय इस संशोधन के तहत नहीं मानी जाती, यानी अगर किसी राज्य के परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन करना है तो अगर यूनियन टेरिटरी उस चीज़ से प्रभावित हो रहा है तो यूनियन टेरिटरी की राय नहीं ली जाती है। तो अनुच्छेद 3 में आपको याद रखना है कि संसद विधि बनाकर राज्यों की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन और उसमें क्षेत्र में वृद्धि और कमी करने के अधिकार को रखती है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद
4 की। तो अनुच्छेद 4 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी कार्य संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। यानी अगर किसी नए राज्य का गठन करना है, स्थापना करनी है, प्रवेश कराना है, नाम परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है, तो उसे साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा, ना कि संविधान संशोधन के तहत। हाँ, इसके लिए अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन करना होगा, लेकिन वह संशोधन संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। अनुसूची 1 में इसलिए करना होगा क्योंकि नाम बदल गया, नए राज्य आ गए, तो इसके लिए अनुसूची 1 में संशोधन होगा। 4 में इसलिए करना होगा क्योंकि जैसे किसी राज्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया तो उसमें राज्यसभा सीटें भी तो घटेंगी और बढ़ेंगी, तो इस वजह से अनुसूची 4 में भी संशोधन करना होगा। यहाँ पे एक प्रश्न समझे ले रहा है कि क्या संसद किसी राज्य क्षेत्र को विदेश को सौंपने का अधिकार रखती है? तो हाँ, लेकिन इसके लिए 368 के तहत संशोधन करना होगा। जैसे अगर भारत चाहे कि कोई अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे दे या दूसरे देश के क्षेत्र अपने देश में ले लें, तो उसके लिए 368 के तहत संशोधन करना होगा। और ऐसा ही एक मामला आया था, बेरुवारी मामला 1960 में। इसके लिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 368 के तहत संशोधन करके बेरुवारी वाला क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। तो इसके लिए 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया और बेरुवारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था। ऐसा ही एक केस 100वां संविधान संशोधन करके भारत और बांग्लादेश ने दिखाया था, जब उन्होंने कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया था। आगे बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो भारत में अगर राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जाए तो सबसे पहला जो आयोग था वो था जस्टिस एस.के. धर आयोग, जिसकी स्थापना जून 1948 में की गई थी और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.के. धर थे। यह पहला भाषाई प्रांत आयोग था। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और इसने कहा कि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। हाँ, एस.के. धर आयोग ने यह बताया था कि प्रशासनिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर और आर्थिक आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके बाद JVP यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति, जो 1 अप्रैल 1949 को गठित की गई थी, इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बात को अस्वीकार दिया था। इसी दौरान क्या हुआ कि तेलुगु भाषा के एक नेता थे पोटी श्री रामुलु, इन्होंने भूख हड़ताल की थी क्योंकि ये चाहते थे कि तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। तो इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की और इनकी इस भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस वजह से 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर गठित आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन 1953 में किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया था। इस अधिनियम के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इन 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे। वहीं बात की जाए 6 केंद्र शासित प्रदेशों की, तो इनमें अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय या लक्षद्वीप शामिल थे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य बनाए गए थे। इसके बाद बने राज्यों को आगे देखते हैं। 15वां राज्य गुजरात 1960 में बम्बई से अलग करके बनाया गया था। इसके बाद 16वां राज्य नागालैंड बना, 17वां राज्य हरियाणा बना, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना, 19वां राज्य मणिपुर बना, जो कि 1972 में बना था। 1972 में कुल 3 राज्य बनाए गए, जिनमें 19वां मणिपुर, 20वां त्रिपुरा और 21वां राज्य मेघालय बनाया गया था।
22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसे 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे बात करेंगे 23वें राज्य की, तो 23वां राज्य मिजोरम बनाया गया, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया, 25वां राज्य गोवा को बनाया गया। वहीं 26, 27 और 28 ये तीनों राज्य वर्ष 2000 में गठित किए गए थे। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ को, 27वां राज्य उत्तराखंड को और 28वां राज्य झारखंड को बनाया गया था। 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया था। बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखे ले रहे हैं, जैसे दादर नगर हवेली 1961 में 10वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बना था। वहीं बात की जाए दमन दीव और गोवा की, तो 1961 में इनका अधिग्रहण पुलिस कार्यवाही द्वारा किया गया था, जिसमें गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य बना दिया गया था और इसके लिए 56वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमनदीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कर दिया गया है। आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित हुआ और इसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि यह केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के साथ बनाया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के लिए अनुच्छेद 239 के तहत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख बिना विधायिका वाला यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। आगे पांडिचेरी, तो यह 1962 में 14वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था। जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल हुआ था। हैदराबाद पुलिस कार्यवाही द्वारा भारत में शामिल हुआ था और जम्मू कश्मीर विलय प्रपत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो संविधान के भाग 1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आज हम लोगों ने देखे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसे अगले वीडियो में देखेंगे।